वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन से रिलेटेड गाइडलाइंस के बारे में। तो मैं अमित कुमार केंद्रीय विद्यालय संगठन में केवी अर्जनगढ़ में पीजीटी हिस्ट्री के पद पर कार्यरत हूँ। तो पिछले 10 साल से यहाँ पर अध्ययन और अध्यापन के कार्यों से जुड़े होने के कारण मैं समझता हूँ कि मेरे पास वो एम्पल इन्फॉर्मेशन है केवीएस एडमिशन से रिलेटेड। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कीजिएगा। यह हम केवल क्लास 1-2 के एडमिशन की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम क्लास 1, क्लास 2, 2nd से 8th और क्लास 9th, क्लास 10th, 12th और क्लास 11th यानी सारी क्लासेस के एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, कब कब फॉर्म्स निकलते हैं, कितनी सीट्स अवेलेबल होती हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। नाउ द शेड्यूल फॉर द एडमिशन, कि एडमिशन का शेड्यूल कब होगा, हर साल एडमिशन निकलते कब है। तो एडमिशन नॉर्मली बेसिकली देखा जाए तो केवीएस में जो एडमिशन का जो शेड्यूल है वो नॉर्मली हर साल यदि आप देखते हो तो फेब के एंड में आपको एडमिशन के फॉर्म्स हैं वो मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन लास्ट ईयर कोविड-19 के कारण हमने देखा था कि एडमिशन प्रोसीजर है वो लेट होते होते जुलाई के एंड तक पहुंच गया था, यानी लास्ट ईयर एडमिशन के फॉर्म जुलाई से मिलने शुरू हुए थे। तो इस साल भी अभी तक कोई इस प्रकार की संभावना ही नहीं है कि एडमिशन कब शुरू होंगे। इस प्रकार का अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन केवीएस के द्वारा जारी नहीं किया गया है। इससे पहले नॉर्मली जो केवीएस में जो फॉर्म थे वो आपको स्कूल से अवेलेबल होते थे, लेकिन लास्ट ईयर से हम देख रहे हैं कि कोविड के कारण फॉर्म्स हैं वो आपको ऑनलाइन फॉर्म्स अवेलेबल हैं, यानी फॉर्म्स हैं वो ऑनलाइन मिलेंगे। फॉर्म को ऑनलाइन ही सबमिट आपको करना है और ऑनलाइन ही सारी प्रोसीजर है, ठीक है। तो टाइम टू टाइम एडमिशन से रिलेटेड अपनी अपडेट करने के लिए तो जैसे ही यदि किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपके साथ वैसे ही शेयर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी मैं वेबसाइट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ www.kvsangathan.nic.in। तो इस वेबसाइट पे जाके आप कभी भी देख सकते हो कि एडमिशन फॉर्म से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है। इसी में नीचे एक सब सेक्शन है एडमिशन, वहाँ पे यदि आप क्लिक करते हो तो आपको वहाँ पे जब भी एडमिशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है कि रजिस्ट्रेशन डेट कब है, एडमिशन की लास्ट डेट कब है, और इसी लिंक पे जाके आपको एडमिशन से रिलेटेड जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी आपको कंप्लीट करना होगा इस साल भी। तो अभी तक रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ऐसी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा, लेकिन शेड्यूल जो आपको मिलेगा वो इसी साइट पे जाए मिलेगा। तो वो लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है www.kvsangathan.nic.in। तो इस पे जाके आप कभी भी उस शेड्यूल को सर्च आउट कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। अब हम आगे फर्दर प्रोसेस की बात करते हैं कि एडमिशन से जो डेट आए उससे पहले हमारे पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या प्रोसीजर है, आपके लिए किस टाइप का एडमिशन होगा, एडमिशन में कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है। तो लेट्स बिगिन विद शेड्यूल। तो सबसे पहले जो शेड्यूल में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी वो क्लास 1 के लिए होगी, फॉर क्लास 1, जिसमें कि फ्रेश सीट्स होती हैं। उसके बाद फॉर क्लास 2nd to 9। तो क्लास 2nd to 9 में बेसिकली होता ये है कि जैसे मान लीजिए क्लास 1 में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों से वो क्लास की स्ट्रेंथ है वो फुल ऑक्यूपाइड है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ में भी 45, ठीक है। तो 2nd से 9th में सीट्स वेकेंट तब होती हैं जब यदि कोई बच्चा वहाँ से टीसी क्रिएट करता है। तो टीसी लेने के बाद उस पर्टिकुलर क्लास में कुछ सीट्स वेकेंट होने के बाद ही क्लास 2nd to 9 के एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। लेकिन क्लास 1st के एडमिशन का जो नोटिफिकेशन है वो केवीएस की साइट पे आपको मिलेगा, और क्लास 2nd से 9th का जो एडमिशन नोटिफिकेशन है वो आपको पर्टिकुलर स्कूल की वेबसाइट के ऊपर मिलेगा। क्लास 2nd से 9th का जो नोटिफिकेशन है वो आपको केवीएस की साइट पे नहीं बल्कि पर्टिकुलर स्कूल की वेबसाइट पे मिलेगा। इसी प्रकार क्लास 11th का जो एडमिशन है वो जब क्लास 10th की एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगी, जब रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे, तो उसके विद इन 7 डेज आपको उस पर्टिकुलर स्कूल की वेबसाइट के ऊपर आपको क्लास 11th के रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स अवेलेबल होंगे। तो अब आप समझ गए क्लास 1 में एडमिशन कैसे होना है, क्लास 2 से 9th के बीच कैसे होना है, और क्लास 11th में कैसे होना है। आगे चलकर हम क्लास 10th और 12th की भी बात करेंगे। नाउ द एलिजिबल एज फॉर एडमिशन। तो क्लास 1st की यदि हम बात करें तो कोई भी बच्चा है वो उस पर्टिकुलर एज, जैसे इस साल यदि 2021 की बात करें तो 31 मार्च 2021 के एकेडमिक ईयर में उस बच्चे के द्वारा 5 ईयर्स कंप्लीट कर ली जानी चाहिए, यानी उसकी एज है वो 5 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए फॉर क्लास 1 एडमिशन। बाकी क्लासेज के लिए देखें तो एज का क्राइटेरिया इस प्रकार से है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों एज है, और वो दोनों एज ही काउंट होंगी 31 मार्च से। तो क्लास 1 के लिए जैसे मिनिमम एज 5 ईयर्स है, मैक्सिमम 7 है, तो इसी प्रकार से +1 आप करते जाओ तो सारी क्लासेस का पता चल जाएगा आपको। 2nd में 6 से 8, 3rd में 7 to 9,
इसी प्रकार 10th में 14 to 16, क्लास 11th और क्लास 12th में कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम एज KVS के द्वारा डिसाइड नहीं की गई है। ये सारी मिनिमम एज और मैक्सिमम एज केवल क्लास 1 से 10th के एडमिशन गाइडलाइंस प्रोसीजर के लिए हैं। क्लास 11th और 12th के लिए इस प्रकार की कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम एज नहीं है। नाउ द मैक्सिमम एज लिमिट कैन बी रिलैक्स्ड बाय 2 years इन केस ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन बाय प्रिंसिपल। यदि कोई बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है यानी दिव्यांग बच्चे हैं, उनके केस में जो मैक्सिमम एज है, जैसे क्लास 1 के एडमिशन के लिए 5 से 7 ईयर है, तो उस कंसर्न स्कूल का प्रिंसिपल चाहे तो 7 को 9 ईयर्स तक यानी 2 साल का रिलैक्सेशन उस पर्टिकुलर दिव्यांग बच्चे को दिया जा सकता है स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा। नाउ सेकंड थिंग इज देयर इज नो एज रेस्ट्रिक्शन, यानी कि 11th क्लास में एडमिशन के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसा हमने पहले ही बात की। उसके लिए केवल यह कि उसने उस साल पर्टिकुलर ईयर में 10th ईयर की एग्जाम है वो पास की हो। देयर विल बी नो अपर एंड लोअर एज लिमिट फॉर एडमिशन टू क्लास 12th। इसी प्रकार से 12th क्लास में एडमिशन के लिए भी कोई लोअर या अपर एज लिमिट नहीं है। देयर हैज बीन नो ब्रेक इन दी कंटिन्यूस स्टडी, लेकिन उसमें सिंपल सा ये है कि 11th के बाद उसकी स्टडी में कोई ब्रेकअप नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि उसने 11th के बाद 1 साल ड्रॉप कर दिया और वो 12th में एडमिशन लेना चाहता है, तो ऐसे बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। केवल सिंपल सा है कि 12th में एडमिशन के लिए उसकी स्टडी है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, कि एडमिशन में जो रिजर्वेशन है वो किस प्रकार से है, तो KVS के द्वारा SC, ST, OBC इस प्रकार से रिजर्वेशन को बाइफरकेट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो टोटल जितनी भी सीट्स हैं उसकी 15% सीट्स हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए यानी SC के लिए, 7.5% सीट्स हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स ST के लिए, और 27% सीट्स हैं वो OBC के लिए हैं। और OBC जैसा आपको पता है ये सारे NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर होने चाहिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। तो इस प्रकार से रिजर्वेशन आपको फ्रेश एडमिशन में दिया जाएगा। ये रिजर्वेशन आप क्लास 2nd से लेकर 9th क्लास या 12th क्लास में क्लेम नहीं कर सकते हो। ये इस प्रकार का एडमिशन केवल ये रिजर्वेशन कोटा केवल आपको क्लास 1 या क्लास 11th में जो फ्रेश एडमिशन होते हैं उन्हीं में आपको ये रिजर्वेशन का गाइडलाइंस को कैरी फॉरवर्ड करना होता है। डेफिशिएंसी एबल्ड कैटेगरी, इसी प्रकार से दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए क्या रिजर्वेशन दिया गया है, तो उनके लिए जो टोटल 3% सीट्स हैं उन सीट्स को रिजर्व रखा जाएगा। वे बच्चे जो कि दिव्यांग बच्चे हैं, जैसा कि RT एक्ट 2009 बोलता है कि इस प्रकार के जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन है उनके लिए 3% सीट्स विल बी रिजर्व्ड इन द फ्रेश एडमिशन। नेक्स्ट वन, कुछ बच्चे जो दूसरे बोर्ड से होते हैं जैसे NIOS से, स्टेट बोर्ड से या ICSC से जो एडमिशन लेना चाहते हैं क्लास 11th में, उनके लिए क्या प्रोविजन है, तो द स्टूडेंट्स ऑफ स्टेट बोर्ड ICSC NIOS may be considered for admission in the class 11th if vacancies exist। तो सिंपल सा इसमें एक टर्म यूज किया गया है मे बी। तो मे बी का मतलब ये है कि यहाँ पे इन बच्चों का एडमिशन तभी कंसिडर किया जाएगा यदि उस पर्टिकुलर KV के बच्चे या उस KV के पेरिफेरी में आसपास कुछ दूसरी KV हैं उनके बच्चों को जब एडमिशन दे दिया जाए और उसके बाद भी कुछ सीट्स हैं, कुछ वैकेंसी हैं वो यदि वैकेंट रहती हैं, खाली रहती हैं, तो उसके बाद इन दूसरे बोर्ड्स के बच्चों को भी कंसीडर किया जाएगा 11th क्लास में एडमिशन के लिए। नाउ नेक्स्ट वन, फ्रेश एडमिशन फॉर क्लास 10th एंड 12th, कि 10th और 12th में यदि किसी बच्चे को एडमिशन लेना है, फ्रेश एडमिशन लेना है, नॉन KV बच्चा है, तो उसके लिए क्या प्रोविजंस है। सो द फ्रेश एडमिशन टू क्लास 10th एंड 12th अदर देन KV स्टूडेंट, यदि वो KV स्टूडेंट है तो उसको ऑटोमेटिक एडमिशन होता है, आप सबको पता होगा। लेकिन यदि वो नॉन KV स्टूडेंट है और उसको डायरेक्ट 10th और 12th में एडमिशन लेना है तो ही विल बी एंटरटेन्ड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, तो उसको एडमिशन तभी दिया जाएगा यदि उस पर्टिकुलर स्कूल में वैकेंसीज अवेलेबल है। वैकेंसीज का मतलब है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ एक क्लास की 45 डिसाइड की गई KVS के द्वारा, तो यदि 45 सीट्स यदि वहाँ पे पहले से ऑक्यूपाइड हैं तो किसी को किसी भी बेस पे एडमिशन नहीं मिलेगा। यदि सीट्स वैकेंट हैं तो स्कूल डिसीजन ले सकती है। अब ये डिसीजन भी स्कूल में किसके द्वारा लिया जाता है, सच एडमिशन टू क्लास 10th एंड 12th विल बी कंसिडर्ड बाय द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द रीजन कंसर्न्ड, कि जो पर्टिकुलर जो रीजन है उस पर्टिकुलर रीजन का जो डेप्यूटी कमिश्नर होता है उसके द्वारा डिसीजन लिया जाता है ओनली इफ द एवरेज स्ट्रेंथ इन क्लास 10th एंड 12th इज बिलो 40। और डेप्यूटी कमिश्नर भी ये डिसीजन तभी लेता है जब 10th और 12th में जो एवरेज स्ट्रेंथ है वो 40 से नीचे हो, तो वो नॉन KV स्टूडेंट को भी एडमिशन देने के लिए सिफारिश कर सकता है। तो 10th और 12th में एडमिशन के लिए आप डायरेक्ट स्कूल में अप्रोच करके एडमिशन नहीं ले सकते हो। पहले आपको स्कूल में फॉर्म भरना होता है, वहाँ से फॉर्म वो डेप्यूटी कमिश्नर के पास जाता है और डेप्यूटी कमिश्नर को क्लास की स्ट्रेंथ बताई जाती है, और यदि वो क्लास की स्ट्रेंथ बिलो 40 है तो डेप्यूटी कमिश्नर में
यहाँ भी शुड नहीं है, मे, ठीक है, वो एडमिशन का ऑर्डर दे सकता है, लेकिन उसके साथ कुछ फर्दर फॉलोइंग कंडीशंस भी फॉलो होनी चाहिए पर्टिकुलर स्टूडेंट के द्वारा। पहला ये कि बच्चे ने जो 9th या 11th तक की जो स्टडी है वो CBSE एफिलेटेड स्कूल से कंप्लीट की हो। क्लास 10th के लिए द चाइल्ड मस्ट हैव ऑब्टेन्ड नॉट लेस देन 55 मार्क्स के 9th क्लास में उसके एग्रीगेट 55% मार्क्स उसने अटेंड किए हों। 12th क्लास में उसने 11th क्लास में 55% मार्क्स हैं वो उसने अवेलेबल किए हों। चिल्ड्रन है वो KVS की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एलिजिबल हो, जैसे 10th क्लास के लिए उसकी एज जो है वो उसके अकॉर्डिंग एलिजिबल होना चाहिए। द कॉम्बिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट्स ऑप्टेड बाय द स्टूडेंट्स आर अवेलेबल इन केंद्रीय विद्यालय। जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर बच्चे ने 11th क्लास में जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लिया है वही कॉम्बिनेशन उस पर्टिकुलर स्कूल में अवेलेबल है या नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद 10th और 12th क्लास में एडमिशन डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पर्टिकुलर रीजन के द्वारा कंसिडर किया जाता है। नाउ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कि जब KVS के एडमिशन जैसे ये सारी प्रोसेस आपको फर्स्ट और 11th क्लास के लिए करनी होती है कि रजिस्ट्रेशन शैल नॉट बी डन इफ देयर इज नो वैकेंसी और लाइक्लीहुड ऑफ एनी वैकेंसी इन ए पर्टिकुलर क्लास। यदि किसी क्लास में कोई वैकेंसी नहीं है तो कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं होती है। इन केस ए वैकेंसी अराइज इन फ्यूचर, यदि कोई वैकेंसी बाद में अवेलेबल होती है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर बच्चा TC लेके चला जाता है, तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए लोकल न्यूज़पेपर, स्कूल की वेबसाइट वगैरह में एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है और उसके बाद एज पर KVS गाइडलाइंस एडमिशन प्रोसेस को शुरू किया जाता है। In case the number of children seeking registration is less because of which all seats have not been filled up, the principal shall issue a second advertisement. यदि मान लीजिए कुछ ऐसी स्कूल्स भी होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई हिली एरिया में कुछ स्कूल है या हार्श क्लाइमेट वाले, जैसे JNK में कई सारी स्कूल्स हैं जहाँ पर पहली बार में जो टोटल सीट्स हैं वो पूरी तरह ऑक्यूपाई नहीं होती हैं, तो वहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं वो दोबारा से एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं ताकि उन सीट्स को फुलफिल किया जा सके। एडमिशन है वो सारे एडमिशन स्कूल में एक एडमिशन एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाती है, उसी कमेटी के अप्रूवल के बाद क्लास की जो स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग एडमिशन प्रोसीजर किया जाता है। नाउ द रजिस्ट्रेशन, अब ये जो 11th क्लास का एडमिशन है वो कैसे होता है, कई सारे लोग जानना चाहते हैं 11th क्लास में एडमिशन कैसे होता है। तो 11th क्लास में एडमिशन तभी होता है KVS में, 11th क्लास एडमिशन शुड बी टेकन अप इमीडिएटली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ क्लास 10th and admission up to the full strength of the class should be completed within 20 days after the declaration of the results by CBSE। तो 11th क्लास में यदि आपको एडमिशन लेना है तो 10th क्लास में जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है आप अपने आसपास ही KVS में जाइए, उस स्कूल की वेबसाइट को चेक कीजिए, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर होने के विदिन 20 डेज में सारी प्रोसीजर वहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। In case there is any difficulty in admitting children up to the full strength because of the executive committee of the Vidyalaya not approving the same, the procedure as laid down for other classes above shall be followed and admission up to the sanction strength of the school shall be made by 15 September 2020। यदि इस सब के बाद भी किसी बच्चे को एडमिशन नहीं मिल पाता है वहाँ उस पर्टिकुलर स्कूल में इस प्रकार की कुछ दिक्कतें हैं कि जहाँ पे ये सारी प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं, कुछ सीट्स वहाँ पे अभी भी वेकेंट हैं या सीट्स फुल फिलअप हो चुकी हैं, तो फिर वहाँ पे एडमिशन इस 20 डेज की डेडलाइन जो डेट है ये जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो फर्दर एडमिशन है वो डेप्यूटी कमिश्नर की अप्रूवल से दिए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं क्लास 1 के लिए। तो इस साल से ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल है जिसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। स्कूल से भी पहले जो फॉर्म मिलते थे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते थे, किसी भी प्रकार की कोई भी फीस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए स्कूल के द्वारा नहीं ली जाती है। Registration forms complete in all respects and accommodated by all required documents must be submitted sent to the विद्यालय concerned within the prescribed dates। जो KVS के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन दिया जाएगा उस नोटिफिकेशन में जो भी लास्ट डेट है उस डेट से पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। डेट एक बार जाने के बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई छूट उसमें नहीं दी जाती है। नाउ रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ आपको कई सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्स होती हैं जिनकी अटेस्टेड कॉपी भी आपको ऑनलाइन सबमिट करनी होती है। जैसे सिंपल से या एग्जांपल हम बात करें तो जैसे मान लीजिए यदि आप SC ST OB से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट में भी कईयों की ये सवाल आता है कास्ट सर्टिफिकेट किसका होना चाहिए, बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो उसमें KVS के द्वारा ये परमिशन दी जाती है कि शुरू में रजिस्ट्रेशन के टाइम पेरेंट्स हैं वो फादर अपना कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट कर सकता है। उसके बाद यदि एडमिशन बच्चे का हो जाता है तो विदिन 1 मंथ उसे अपने बच्चे के नाम से कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है। यदि वो RT में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको जो इनकम अपनी फैमिली का जो इनकम का सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना होता है, या फिर जो BPL कार्ड है उसकी फ़ोटो को भी सबमिट करनी होती है। एज प्रूफ के लिए जो नगर पालिका, नगर निगम या आपके तहसील या आपके जो पंचायत ऑफिस से जो जन्म प्रमाण पत्र बनता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, उसकी फ़ोटो कॉपी सबमिट करनी होती है।
रेजिडेंस प्रूफ के लिए कि आपका घर स्कूल के विद इन 5 किलोमीटर की प्रेमाइस में है, 5 किलोमीटर की रेडियस में है। ग्रामीण इलाकों में स्कूल है तो वहाँ पे रेडियस 8 किलोमीटर कंसीडर की गई है। तो उसके लिए आपको अपने घर का जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, टेलीफोन बिल हो सकता है, आपका मोबाइल बिल हो सकता है, या यदि आप किराए के मकान में रहते हो तो आपका जो लीज डीड होती है आपके मकान मालिक के साथ वो हो सकता है। तो इसी प्रकार कोई भी डॉक्यूमेंट जो ये अप्रूव करे कि आप उस पर्टिकुलर इलाकों में, उस पर्टिकुलर इलाके के रेजिडेंट हो, वो आपको सबमिट करना होता है। नाउ द डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स की जैसे हमने पहले ही बात की, क्लास फर्स्ट में यदि आपको एडमिशन लेना होता है तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। अब ये बर्थ सर्टिफिकेट है उसको इशू करने वाले पूरे ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। गांव में हो सकता है विलेज पंचायत इसे जारी करती हो, जो मिलिट्री एरिया है वहाँ पे मिलिट्री हॉस्पिटल के द्वारा इसे जारी किया जाता हो, या फिर डिफेंस पर्सनल है उनके सर्विस रिकॉर्ड भी इसके लिए काफ़ी होते हैं। शहरों में हो सकता है कि इसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जारी किया जाता हो। तो इस प्रकार से कहीं से भी कुछ भी है वो सर्टिफिकेट इस प्रकार का होना चाहिए। यदि 2nd से 9th के बीच में बच्चा एडमिशन ले रहा है तो जो टीसी लेके आता है उस टीसी के अंदर उसका जो डेट ऑफ बर्थ होती है तो वहाँ से उसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पहला होगा आपका बर्थ सर्टिफिकेट। दूसरा, यदि आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हो और आपको रिजर्वेशन लेना है तो फिर आपके पास, हमने पहले ही बात की कि कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आरटीई में आप कोई बेनिफिट लेना चाहते हो तो बीपीएल या आपका जो भी इकोनॉमिक सेक्शन के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं उन सब का। लेकिन इन सब में ये है कि हाउएवर द सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड हैज़ टू बी सबमिटेड विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। कि यदि फादर के नाम से भी यदि आपने एडमिशन लिया है कि फादर के बर्थ ये कास्ट सर्टिफिकेट के बेस पे आपको एडमिशन मिला है, तो जैसे ही एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट होता है उसके विद इन 3 मंथ में बच्चे के नाम से आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। तो अभी एडमिशन में टाइम है, तो आप चाहो तो अभी पहले से ही अपने बच्चे के नाम से कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सकते हो तहसील ऑफिस से। अगला, यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपको एक सर्विस सर्टिफिकेट पेश करना होता है। उस सर्विस सर्टिफिकेट में लास्ट 7 ईयर्स में आपके जहाँ ट्रांसफर्स हुए हैं वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपकी डेजिग्नेशन होनी चाहिए, नाम होना चाहिए, ये सारे पर्टिकुलर्स उसमें होने चाहिए। यदि आप डिफेंस एम्प्लॉय से रिटायर्ड हो तो एक रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट आपको देना होता है, साथ ही एक रेजिडेंस ऑफ प्रूफ, आपका रेजिडेंस प्रूफ भी आपको देना होता है। दूसरा है कि केवल रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन का राइट मिल गया। रजिस्ट्रेशन के बाद जो पूरी प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाता है। यदि सीट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया तो फिर एक ड्रॉ निकाला जाता है और उस ड्रॉ के बेस के ऊपर सारा प्रोसीजर आगे कंप्लीट किया जाता है। यदि आप कोई भी रॉन्ग सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हो तो प्रिंसिपल के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी समय आपके एडमिशन को कैंसिल कर सकता है। नाउ द मेथड ऑफ द एडमिशन फॉर क्लास 1। क्लास 1 में यदि आपको एडमिशन लेना तो सबसे पहले आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें 25% सीट्स हैं वो आरटी के अंदर रिजर्व्ड हैं। तो आरटी से रिलेटेड यदि आपको कोई जानकारी लेनी हो तो मैंने पहले ही एक वीडियो डाल रखा है कि आरटी में एडमिशन कैसे होता है। क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए जो पूरा प्रोसीजर है तो उसमें 40 बच्चों की नॉर्मली एक क्लास की स्ट्रेंथ होती है। तो सबसे पहले आरटी की जो 10 सीट्स होती है उनको फिलअप किया जाता है, उसके बाद एससी की 6 सीट्स को फिलअप किया जाता है, उसके बाद एसटी की 3 सीट्स को, और उसके बाद ओबीसी की 11 सीट्स को, और रिमेनिंग सीट्स हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए ऑक्यूपाइड होती है। तो आफ्टर क्लोजिंग द प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हो जाती है तो उसके बाद लॉटरी निकाली जाती है। अब लॉटरी का जो सीक्वेंस है वो इस प्रकार से, सबसे पहले आरटी की लॉटरी निकाली जाएगी, उसके बाद जो डिफरेंटली एबल्ड या दिव्यांग बच्चे हैं उनसे रिलेटेड लॉटरी निकाली जाएगी। फिर कैटेगरी 1 का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के वे एम्प्लॉय जो कि ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय है, यानी जिनका ट्रांसफर होता रहता है उनके। फिर कैटेगरी 2 में वो एम्प्लॉय आते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं लेकिन जो कि ऑटोनोमस बॉडी में काम करते हैं। फिर उसके बाद एससी की लॉटरी, फिर एसटी, फिर ओबीसी, फिर कैटेगरी 3 के एम्प्लॉय, फिर कैटेगरी 4। कैटेगरी 3 का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, और कैटेगरी 4 में वो एम्प्लॉय आते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडी में काम करते हैं। फिर कैटेगरी 5 में यानी कि ऐसे लोग जो कि किसी भी प्रकार की कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। तो इस प्रकार से कैटेगरी 1 to 5 अभी केवीएस में डिसाइड किया गया है। ये फिर ये कि फर्स्ट लोट सेकंड लोट की, फर्स्ट लोट में 40 सीटों में से 25% आरटी की होती हैं। फिर उसके बाद बची हुई सेकंड लोट में आपके जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको निकाला जाता है। फिर थर्ड लोट में इस प्रकार से, ये हमने पहले डिस्कस इसको कर लिया है। नाउ द डेफिनेशन ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप की, आरटी में जो डिसएडवांटेज यानी आरटी का बेनिफिट किसको मिल सकता है। तो आरटी में जो डिसएडवांटेज ग्रुप का मतलब है कि एक चिल्ड्रन जो कि एससी से बिलोंग करता हो, एसटी से, या सोशली या इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास जिसको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बोला जाता है, या इसी प्रकार से सोशली, कल्चरल, इकोनॉमिक और ज्योग्राफिकल, लिंग्विस्टिक, जेंडर या किसी और बेस पे जो वीकर सेक्शन में आता हो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आपको ज़्यादा और इसमें इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आरटी एक्ट में सेक्शन 2D है जिसमें इस प्रकार के सारे ग्रुप्स के बारे में बात की गई है।
नंबर 2 है कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स एंड सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी विल बी डिटरमाइंड एज पर द प्रोविजन मेंशन्ड इन आरटीई एक्ट 2009। अब यह कि आरटीई में जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी आरटीई में ही शामिल किया गया है। आरटीई एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, यदि वो दिव्यांग है तो वो आरटीई में ही कंसिडर किए जाते हैं। Again, the child belonging to the weaker section means a child belonging to such a parent or guardian declared by the court or statutes, मतलब कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट whose annual income is lower than the minimum limit specified by the appropriate government by notification। अब एक एनुअल इनकम कितनी होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आ सकते हो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पर्टिकुलर आपका जो स्टेट है उसके तहसील ऑफिस से आपको मिल जाएगी और वहीं से आपको अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है वो भी प्रोड्यूस करवाना है यदि आपको केवीएस में आरटीई के अंडर एडमिशन लेना है। नाउ द नेबरहुड के लिए, और नेबरहुड में ये है कि यदि आप शहरी इलाके हैं जैसे मेजर सिटीज या अर्बन इलाके हैं तो वहाँ पर आपका घर 5 किलोमीटर की रेडियस में होना चाहिए। और यदि आपका इलाका इन शहरी इलाके और या बड़े शहरों में शामिल नहीं है, ग्रामीण इलाकों में है, तो और ग्रामीण इलाकों में कोई पर्टिकुलर केवी अवेलेबल है तो वहाँ पे जो आपका घर है वो 8 किलोमीटर की रेडियस के अंदर होना चाहिए और ये सब आपके रेजिडेंस प्रूफ में डिक्लेयर होना चाहिए। नाउ फी द अदर कंसेशन। अब ये कि आरटी के जो बच्चे हैं जो जिनको आरटी के अंडर एडमिशन मिलता है तो उनसे किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं ली जाती है। साथ ही जो बुक्स का एक्सपेंशन है, नोटबुक्स है, स्टेशनरी है, यूनिफॉर्म है, ट्रांसपोर्ट है, ये सारा पैसा भी उनको स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। और आरटी का जो बेनिफिट है ये बच्चों को क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक अवेलेबल होता है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के टाइम जो पेरेंट्स का जो एड्रेस प्रूफ है वो सबमिट किया जाना चाहिए आरटी में, क्योंकि बच्चों को ट्रांसपोर्ट का भी पैसा दिया जाता है तो वो एक एड्रेस है वो भी आपको अपने पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ स्कूल में सबमिट करना होता है। अब इसके अलावा यदि कुछ ऐसे जैसे मान लीजिए SC ST का कोई ऐसा पर्सन है जिसके बच्चे का एडमिशन आरटी में ही हुआ है लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता है तो वहाँ पे उसे अपने बच्चे की फीस का रिम्बर्समेंट मिलता है, तो ऐसे बच्चों को आरटी के अंदर ये फ्री फीस या बाकी फैसिलिटी नहीं मिलती है क्योंकि उसे गवर्नमेंट के द्वारा उसके बच्चे के लिए सारा रिम्बर्समेंट पहले से ही दिया जाता है। अब मेथड टू एडमिशन ऑफ क्लास 2 to 8, तो क्लास 2 और 8 के लिए हमने पहले ही बात की, यदि वहाँ पे किसी प्रकार से कोई भी सीट वेकेंट होती है तो जो कैटेगरी सिस्टम है केवीएस का, कैटेगरी सबसे पहले कैटेगरी 1 के लिए वो सीट्स अवेलेबल होंगी, फिर कैटेगरी 2 के लिए, फिर कैटेगरी 3 के लिए, उसके बाद कैटेगरी 4, उसके बाद कैटेगरी 5। तो इस प्रकार से वो सीट्स दोबारा से बताते हैं। कैटेगरी 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट के वो एम्प्लॉय आते हैं जिनका ट्रांसफर होता है, कैटेगरी 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑटोनमस बॉडी के एम्प्लॉय आते हैं, कैटेगरी 3 में स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज आते हैं, कैटेगरी 4 में स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनमस बॉडी एम्प्लॉयज आते हैं और कैटेगरी 5 में रेस्ट ऑफ द जो गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं है वो लोग शामिल होते हैं। तो इसी के बेस पे उनको क्लास 2 से 8 तक के बच्चों को वरीयता दी जाती है। नाउ द एडमिशन इन द क्लास 9th में जो एडमिशन है वो केवीएस में एक एडमिशन टेस्ट के द्वारा लिया जाता है और उसके बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है जिसके बेस पे बच्चों को उनकी प्रायोरिटी कैटेगरी के बेस पे एडमिशन दिया जाता है। जैसे सबसे पहले कैटेगरी 1 के बच्चों को, फिर कैटेगरी 2 के, फिर कैटेगरी 3 के, इसी प्रकार से सो ऑन। एडमिशन टेस्ट है वो इन सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस में कंडक्ट करवाया जाता है। इस एडमिशन टेस्ट में 3 घंटे का एक पेपर होता है जिसमें 100 मार्क्स होते हैं। 100 मार्क्स में ये जो 5 सब्जेक्ट हैं तो 20 मार्क्स हर सब्जेक्ट के काउंट करते हुए 100 मार्क्स का एक पेपर 3 घंटे में बच्चों को कंप्लीट करना होता है। उसके बेस पे एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है जिसके बेस पे उसका एडमिशन क्लास 9th में लिया जाता है। नाउ द क्लास 11th स्टूडेंट। क्लास 11th में बेसिकली जैसे ही 10th का रिजल्ट आता है उसके विद इन 20 डेज में एडमिशन लेना होता है, तो उस पर्टिकुलर केवी के बच्चों को तो ऑटोमेटिक ही क्लास 11th में एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस उन बच्चों को दी जाती है जो आसपास की केवी में पढ़ते हैं और उसके बाद भी यदि कुछ सीट्स वेकेंट रहती हैं तो नॉन केवी चिल्ड्रन के बच्चों को वहां पे एडमिशन में परमिशन दी जाती है। अब इसके लिए साइंस स्ट्रीम में वो है कि आपको 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट में 60% मार्क्स होने चाहिए, कॉमर्स के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए और ह्यूमैनिटीज़ में सारे बच्चे 10th में पास होने चाहिए। ये एडमिशन का क्राइटेरिया है। इफ सीट्स रिमेन वेकेंट, सिंपल सा मैं दोबारा बता रहा हूँ, 11th क्लास में नॉन केवी के बच्चों को तभी एडमिशन मिलेगा इफ सीट्स रिमेन्ड आफ्टर द एडमिटिंग द चिल्ड्रन ऑफ केवी और नेबरिंग केवीज, देन द एडमिशन टू नॉन केवी चिल्ड्रन मे बी ग्रांटेड ऑन द सेम क्राइटेरिया। ठीक है, तो नॉन केवी के बच्चे यदि 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहले उनको वेट करना होगा कि पहले उस पर्टिकुलर केवी के बच्चों के एडमिशन और उसके बाद उस केवी के आसपास की जो पेरीफेरी में जो बच्चे रहते हैं उनके एडमिशन के बाद सीट वेकेंट रहती हैं, तभी उनको एडमिशन देना पॉसिबल हो पाएगा।
अब क्लास 11th में आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपको कुछ कंसेशन भी मिलते हैं 11th क्लास में एडमिशन के लिए। पहला कंसेशन आपको ये है कि यदि आपने किसी SGFI या उसके गेम्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, NCC में आपके पास A सर्टिफिकेट है, या फिर स्काउट गाइड में आप राष्ट्रपति पुरस्कार अवार्डी हैं, तो इन सब में आपको आपके जो टोटल मार्क्स हैं उसमें 6% का कंसेशन दिया जाता है एडमिशन में। इसके अलावा यदि आपने KVS में नेशनल स्पोर्ट्स या स्टेट लेवल पे कोई पार्टिसिपेट किया है, NCC का A सर्टिफिकेट और बेस्ट कैडेट इन डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल है, स्काउट गाइड में आपके पास राज्य पुरस्कार है और 7 प्रोफिशिएंसी बैज हैं, तो आपको 4% का एग्रीगेट बेनिफिट दिया जाता है एडमिशन में। पार्टिसिपेशन एट KVS रीजनल या डिस्ट्रिक्ट लेवल, NCC का A सर्टिफिकेट या स्काउट गाइडिंग में तृतीय सोपान आपने किया हो, या फिर आपने पार्टिसिपेशन इन एटलीस्ट 110 डेज एडवेंचर एक्टिविटी की हो, तो आपको टोटल 2% मार्क्स का एग्रीगेट बेनिफिट दिया जाता है। तो ये सब आपको, इसके अलावा यदि कोई स्टूडेंट वो SC ST OBC या दिव्यांग से रिलेटेड है तो उसे 4% मार्क्स का बेनिफिट दिया जाता है क्लास 11th में एडमिशन प्रोसेस के लिए। ये सारा बेनिफिट केवल क्लास 11th के एडमिशन के लिए दिया जाता है। नाउ द एडमिशन अंडर द HRM कोटा। KVS में जो पर्टिकुलर MP हैं वो अपनी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 10 सीट्स के एडमिशन के लिए रिकमेंडेशन कर सकते हैं, यानी 10 बच्चों के एडमिशन का किसी भी KV में जो उनके संसदीय क्षेत्र में आती हैं वहाँ पर उन बच्चों के एडमिशन का रिकमेंडेशन कर सकते हैं लोकसभा के MP। राज्यसभा के MP जिस पर्टिकुलर स्टेट से चूज होकर आते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में यदि कोई KV अवेलेबल है तो उस KV में वो एडमिशन के लिए रिकमेंडेशन कर सकते हैं। तो होपफुली आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। फिर भी यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं आपकी सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।